प्रिय छात्रों, इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था परिणामी हानि के बीमा के संबंध में जो प्रक्रिया होती है। इस वीडियो के अंतर्गत अपने देखेंगे कि परिणामी हानि बीमा के अंतर्गत यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस की दावे की राशि की गणना कैसे की जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम अंडर द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस, परिणामी हानि बीमा के संबंध में दावे की राशि की गणना। इसके अंतर्गत कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। प्रीवियस ईयर सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति की अवधि में गत वर्ष, यानी कि जो गत वर्ष का तात्पर्य क्षतिपूर्ति की अवधि का, उसमें आपकी कितनी बिक्री थी। मान लीजिए किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 1 नवंबर 2019 को आग लगी और वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो क्षतिपूर्ति की अवधि थी उसकी 2 माह थी। तो 1 नवंबर से 2 माह की अवधि 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर 2019 तक वो व्यावसायिक प्रतिष्ठान की जो है इंडेमनिटी पीरियड, व्यवधान की अवधि कहलाएगी। 1 नवंबर 2019 को आग लगी। ऐसी स्थिति में उससे पूर्व प्रीवियस ईयर यानी कि 2018, 1 नवंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 की जो अवधि थी उसमें कितनी बिक्री, फिर उसमें हम ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सेल्स। यदि बिक्री में बढ़ने का क्रम है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। ये आपको प्रश्न में दिया जाएगा, बढ़ने का क्रम या घटने का क्रम। यदि नहीं दिया जाए तो गत जो वर्षों की बिक्री दी गई है उसे हम इसको ज्ञात करेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के पश्चात आएगी एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स, यानी कि हमारी इतनी प्रमापित बिक्री होनी चाहिए। अब इसमें से हम लेस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, अर्थात हमारे यहाँ जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लगी थी 1 नवंबर 2019 को, तो 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की जो बिक्री, वास्तविक बिक्री, वो हम घटाएंगे। उसके बाद आएगी अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, अर्थात इंडेमनिटी पीरियड की ही हमें सेल्स लेनी है, प्रीवियस पीरियड की और इस साल की। अब ये जो राशि है अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स, यानी कि हमारी इतनी बिक्री में कमी हो गई, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ की दर की गणना। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जो है नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ेंगे अपॉन प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर सेल्स। इसका तात्पर्य क्या है? खाते बंद करने की तिथि की जो बिक्री है साल भर की, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, गत वित्तीय वर्ष की जो बिक्री थी खाते बंद करने की तिथि को, उस बिक्री को लेंगे। मान लीजिए खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, तो 31 मार्च की जो साल भर की बिक्री थी गत वर्ष में, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर सेल्स, और 100 से गुणा करने पर जो राशि आएगी वो रेट ऑफ जीपी। इन केस ऑफ लॉस, मान लीजिए हानि की स्थिति हो, तो रेट ऑफ जीपी की गणना किस प्रकार की जाएगी? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस रिड्यूस्ड नेट लॉस, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। रिड्यूस्ड नेट लॉस कैसे होगा? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस। अब बात आती है, देखिए, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। मान लीजिए टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 4 लाख, इंश्योर्ड है 3 लाख, तो उस स्थिति में इंश्योर्ड 3 लाख अपॉन 4 लाख इंटू जो भी नेट लॉस की राशि होगी
उसे हमें रिड्यूस्ड नेट लॉस की गणना करनी होगी। थर्ड स्टेप जो है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, लाभ की हानि, जिसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं कि हमें इतना नुकसान हो गया, तो उसकी गणना होगी शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, या साधारण शब्दों में कहें प्रथम जो चरण और द्वितीय चरण की गुणा करने पर जो राशि आएगी, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाइड बाई सेकंड स्टेप अमाउंट जो है वो कहलाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। तो पहले तो हमें समझना होगा कि एडिशनल वर्किंग कॉस्ट क्या होती है। इससे पूर्व मैंने बताया था, यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान में आग लग जाती है तो उस स्थिति में कुछ समय के लिए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ता है, तो वहाँ पर नए भवन का किराया। इससे पूर्व मैंने बताया था कि यदि भवन, आपने नया प्रतिष्ठान का जो भवन है वो कुछ दूरी पे ज़्यादा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करनी होगी, तो वो भी खर्चे होंगे। नए भवन के साथ साथ नए भवन में जो बिजली का खर्चा है वो भी आपको देना होगा, महीना 2 महीना 3 महीना जितनी भी आपकी क्षतिपूर्ति की अवधि है। तो ये एडिशनल वर्किंग कॉस्ट है, वो कितना स्वीकृत होगा, उसके लिए क्या स्टेप्स है वो देखते हैं। इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले ए एक्चुअल एडिशनल वर्किंग कॉस्ट गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। बी स्टेप एडिशनल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर एडिशनल सेल्स को आपको ध्यान से समझना है। एडिशनल सेल्स कौन सी सेल्स? एडिशनल सेल्स का तात्पर्य है स्टेप फर्स्ट में जो आपने किया था लेस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड, आग लगने के बाद आपने जो माल की बिक्री की थी वो है एडिशनल सेल्स। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई एडिशनल सेल्स के बारे में विवरण नहीं दिया जाए तो एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड वही एडिशनल सेल्स कहलाएगी। विशेष रूप से एडिशनल सेल्स को ध्यान रखिएगा। सी स्टेप नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस मल्टीप्लाइड बाई एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है अलाउएबल एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल या एक्सपेंसेज। लिस्ट ऑफ द अबोव ए बी सी, इन तीनों में से जो सबसे कम राशि है उसमें से सेविंग्स, ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई राशि बचा ली गई, खर्चों में कमी हुई, मान लीजिए आपने जो स्थिर व्यय है वो बताए, अतिरिक्त स्थिर व्यय कि हमारे 70,000 रुपये होंगे, वास्तव में 60,000 ही हुए, आपने 10,000 की बचत कर ली, तो 10,000 रुपये इसमें से घटा दिए जाएंगे, सेविंग्स घटा दी जाएगी। इसके बाद की जो राशि होगी वो कहलाएगी अलाउएबल एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस या कॉस्ट। फिफ्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एनुअल सेल्स। यहाँ भी सेल्स को विशेष रूप से देखना है कि यदि आग नहीं लगती तो हम कितनी बिक्री कर पाते। सेल्स मैंने लिखा है इसमें प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। देखिए यहाँ पर सेल्स का तात्पर्य है जिस दिन आग लगी उसके तुरंत 12 माह के पूर्व की बिक्री। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि आग लगी थी 1 नवंबर 2019 को, तो उससे पहले के 12 माह की बिक्री, न कि वित्तीय वर्ष की बिक्री। आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री वो यहाँ लेंगे, और इसके पश्चात यदि बिक्री में बढ़ने का क्रम यानी कि ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स है तो ऐड कर देंगे, डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसको लेस कर देंगे, और ये कहलाएगी एडजस्टेड एनुअल सेल्स, यानी कि वास्तव में इतनी एनुअल सेल्स होनी चाहिए थी। 6th स्टेप कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी या पॉलिसी टू बी टेकन। इंश्योरेबल अमाउंट, हमें कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, वो है एडजस्टेड एनुअल सेल्स
multiplied by rate of gross profit. Means step number fifth multiplied by step number second, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड एनुअल सेल्स को हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो आ जाएगी कि आपको कितनी राशि का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, यानी कि एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी, या आप कह सकते हैं इंश्योरेबल अमाउंट ऑफ पॉलिसी, और कह सकते हैं पॉलिसी टू बी टेकन। और अंतिम है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, आपको कितना क्लेम मिलेगा। यही बात समझनी है कि यदि औसत वाक्य लागू होता है, एवरेज क्लॉज, इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। एवरेज क्लॉज मीन्स आपको जितना बीमा करवाना चाहिए था आपने उतना नहीं करवाया, उससे कम का बीमा, अंडर इंश्योरेंस। हर वक्त ध्यान रखिएगा, यदि अंडर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी या इंश्योर्ड अमाउंट, या अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी टू बी टेकन, या इंश्योरेबल अमाउंट। आपने कितने की पॉलिसी ली अपॉन कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी कि स्टेप नंबर थर्ड में जो आपके लाभ की हानि हुई उसमें अलाउेबल एडिशनल एक्सपेंसेज, यानी कि जो अतिरिक्त खर्चे हैं उनका भी नुकसान हुआ। स्टेप नंबर फोर्थ में जो अमाउंट आया, तो स्टेप नंबर थर्ड और फोर्थ का जो अमाउंट है उन दोनों को जोड़ेंगे, उसके पश्चात हम इसमें ये लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी कि कितनी राशि का इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी, उसकी गणना इस प्रकार की जाएगी। थैंक यू।